जाएंगी तब थोड़ी दिक्कत वाली बात आती है, पर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अभी तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो भी चीज लिखी हुई है ये लास्ट क्लास की चीजें, इसको हमने पढ़ा है, उसको हमने रिवाइज कर लिया अभी जल्दी जल्दी से, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को अच्छा बनाते हैं और स्नेल्स लॉ पे वापस लौट के आते हैं। अब सुनो, अब आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर ये वाली से चीज मैंने रिवाइज नहीं करी होती थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब मैं थोड़ा सा है ना स्नेल्स लॉ, ये थोड़ी सी इसको एडवांस नोट के हिसाब से लिख रहा हूँ, समझना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से बना दिया है मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ। मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ होता नहीं कुछ वैसे, और मैंने अपनी तरफ से बना दिया क्योंकि आपके सवाल जो आए हैं आईआईटी और नीट किसी भी एग्जाम में, वो यहाँ से पूछे गए हैं। क्या होता है वो आपका, तो सुनो। मैंने क्या बोला कि देखिए यहाँ से देखना, मैंने क्या बोला कि आपका n2/n1 जो होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि n2/n1, मान लो कि ये n2/n1 है, ये आपको इसका जो फॉर्मूला है क्या, ये आपका v1/v2 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा v1/v2? साफ सीधी बात है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है, ये हो गया आपका n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2, वरना आपको इन द एंड तो फॉर्मूला याद ही करना है। ठीक है, बस ये याद रखो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वहां पे आपकी वेलोसिटी कम हुई होगी। अच्छा ऐसा क्यों? कोई बच्चा बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा उनसे सवाल पूछना चाहता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद करो ये वाली चीज, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। वैसे मैं चीज समझा चुका हूँ, लास्ट क्लास में अच्छे से अटेंड करी, समझ चुका होगा। सुनो, वही वाला कंसेप्ट है, ये आपका नॉर्मल है, एक लाइन लंबी है, साफ सी बात है, ये क्या लाइन है, ये आपकी लंबी लाइन है। ठीक है, लंबी लाइन मतलब लंबा डिस्टेंस। अब सुनना एक सेकेंड, ये d1 हो गया। ठीक है, और ये μ1 है मान लो, और यहाँ पे μ2 है। कह लेते हैं अपने हिसाब से कह लेते हैं कि जो μ2 है इट इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो साफ सी बात है क्या ये नॉर्मल के पास जाएगा, हाँ सर नॉर्मल के पास जाएगा। अगर ये नॉर्मल के पास गया है तो साफ सी बात है तुम क्या दोनों डिस्टेंस को देखो, एक d1 हो गया, d2 हो गया। हर बच्चा बिना देखे दिखाए, हर बच्चा बिना सोचे समझे मुझे आराम से बता सकता है कि कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, कौन सा डिस्टेंस आपका छोटा है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका d1 क्या है, आपका d1 बड़ा है, और d2 क्या है, आपका छोटा है। राइट, मैंने क्या कहा था, अगर टाइम क्या रखना है आपको, सेम रखना है। टाइम को सेम रखना है मतलब दोनों जगह टाइम से डिवाइड कर दो, d1/t ग्रेटर देन d2/t कर दो। राइट, ऐसे कर दो। अगर ऐसा करते हो तो साफ सीधी बात है क्या, d/t डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, क्या वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। आई बात समझ में? हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, जिसने क्लास लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड करी होगी उसको ये चीज बहुत आराम से समझ में आ रही होगी। अब v1 इज ग्रेटर देन v2 है। ठीक है, अब ऊपर देखो मैंने ये जो सब कुछ लिखा है, कब लिखा है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, समझ रहे हो? तुम एक बात देख रहे हो, रिलेशन क्या हो रहा है, उल्टा नहीं आ रहा कि जब 1 जो है वो 2 से बड़ा है तब 2 क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ पे 1 बड़ा है 2 से, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 बड़ा है 1 से, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे नहीं है। इसका मतलब म्यू, ये जो n लिखा है मैंने, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये n कहाँ से आया, ये n और कुछ नहीं, ये म्यू है। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने बताया था कि हम n और म्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, एन और म्यू से हम दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो μ2/v1 इज इक्वल टू v1/v2 और इज इक्वल टू v1। ये वाली बात आई होप कि सबको समझ आई। कोई बच्चा पहले बताओ, यहाँ पे लिख के बताओ, समझ में आया नहीं आया सबको? अच्छी चीज है, मेरे को मना नहीं कर रहा, अच्छी चीज है, लेकिन सवाल भी तो अच्छे आते हैं ना एग्जाम में, फिर उस हिसाब से बताओ समझ में आया नहीं आया। बस ये रिलेशन समझना कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है 2/1 वो v1/v2 होता है। बाकी से तो आप अपने आराम से रिलेट कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो सारी चीज आप पढ़ चुके हो। सही में लेट हो गया, कोई बात नहीं रुचि, हो जाता है कभी कभी। सोमाली समझ में आ गया, वेरी गुड। हैप्पी समझ में आ गया, मनोज समझ में आ गया, मन समझ गया। और कोई बच्चा किसी को भी कोई हल्का सा भी डाउट हो ना, आई टेल यू अगेन एंड अगेन। क्या क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया रुचि, आपके इंतजार में हमने लेट शुरू की क्लास। ठीक है, हमने 9:30 बजे शुरू करी है, और प्लस थोड़ा सा हमने किसी का रिवाइज कर लिया है, फिर 2-4 बच्चे और लेट आने वाले थे, वो मेरी गलती थी लेट आने पर, तो इसलिए मैंने रिवाइज कर दिया ताकि किसी का कुछ ज्यादा मिस ना हो, कुछ भी मिस नहीं हुआ। यही मानो यहीं से स्टार्ट हुआ है, स्नेल्स लॉ कल खत्म किया था, स्नेल्स लॉ से स्टार्ट हुआ बस। क्या कवर है सर आपका, क्या कवर है आप सर आपका, मतलब क्या कवर क्या होता है? ठीक है, रुचि लेट कैसे हो गया, अमन तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है। हाँ हिमांशु ने क्या बात कवर। ये तो एक काम करो, तुम सबने अपनी चैट, तुम टीचर की वजह ले लिया था, तुम्हें बड़ा मजा आता है ना। तुम एक तो अपने आप को म्यूट करो, सबके सब आवाज आ रही है उल्टी सीधी। ठीक है, हैप्पी जी अलग ही मजे ले रहे हैं, हिमांशु जी अलग ही मजे ले रहे हैं, समझ रहा हूँ बेटा, रुचि भी। चलो ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, आपका म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 होता है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। बाकी इसके आगे तो मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता सकता हूँ। क्या मैं v1 अपॉन v2 को λ1 अपॉन λ2 लिख सकता हूँ? क्यों, कैसे लिख रहे हो सर आप? तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, पर हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। तो ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। कैसे सर? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर f सेम है तो इट ऑब्वियसली मींस कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है ना, λ1 अपॉन λ2। तो ये वाली बातें आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ से मैं λ1 इज अपॉन λ2 लिख दिया। नेक्स्ट आखिरी चीज क्या बची है? आखिरी चीज बची है कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ आपका sin i अपॉन sin r लिख सकता हूँ। सर ये कहाँ से आया? तो देखो ये आपका स्नेल्स लॉ लिखा है एक्चुअली में। मैंने बोला कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r होता है, राइट? तो यहाँ से आपका μ2 अपॉन μ1 क्या हो जाएगा? सिंपल, इसको नीचे डिवाइड कर दोगे तो sin i बाय sin r ही बचेगा, राइट? बच गए। और मैंने बताया μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हो? क्या उसको v1 अपॉन v2 लिख सकते हो? ठीक है, तो इस चीज का यूज करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला मेरा लिखने का इसलिए कारण था, ओवरऑल फॉर्मूला लिखने का सिर्फ मेरा एक कारण था। तो कभी कभी ना आपसे स्नेल्स लॉ इस तरह से नहीं पूछता। μ1 sin i कभी कभी आपसे स्नेल्स लॉ μ1 sin i इंटू म्यू इज इक्वल टू μ2 sin r की फॉर्म में नहीं पूछता है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आपसे μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r के फॉर्म में नहीं पूछता है। कैसे पूछता है आपसे पूछता है वो वेलोसिटी की फॉर्म में पूछ लेगा या वेवलेंथ की फॉर्म में पूछ लेगा। उस टाइम पे फिर अपना चेहरा मत देखना सर ये कैसे पूछेगा, तो आज तक पढ़ा ही नहीं। तो ये मान लो कि सर ने आपको नए तरीके से मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ में ये फॉर्मूला लिखवाया है। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक काम करते हैं, इस पे एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सेकंड मुझे क्वेश्चन देखना ताकि डेटा भी अच्छा मिल जाए, वरना फालतू डेटा गंदा मिलता है आपका। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बना के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, ये क्वेश्चन शायद नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ठीक है। और उसमें पूरी भाषा लिखी थी, मैं वो पूरी भाषा नहीं लिख रहा। मान लीजिए ये आपका एयर है और यहाँ पे आपका सो कॉल्ड ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है v जो है लाइट, वो आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको। और बोल रखा है यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर तो आपको बताता ही नहीं कभी, बोलता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एपीजी का आंसर है 1.5। देखते हैं बाकी का आंसर। शुमाइला जी का आंसर है 2, अमन जी का आंसर है 1.5। 1.5 मीटर पर सेकंड कैसे होता है अमन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होती है क्या मजाक चल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट कैसे हो जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती, वेलोसिटी अपन वेलोसिटी यूनिट कैसे होती है? मनदीप का आंसर है 1.5, फिर रुचि जी का आंसर है 1.5। क्या महान पाप कर रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं अमन, ये क्या हो रहा है ऐसा? राहुल का आंसर 1.5। ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं कि भाई तुम एक का आंसर देख के सबके सब 1.5 चिपका रहे हो? ठीक है, नहीं हो रहा ना ऐसा। किसी और का आंसर देख कर मुझे बड़ा बुरा लगेगा उस टाइम पे, याद रखना। ठीक है, चलो करते हैं बस आंसर बंद। अब किसी और का आंसर अलाउड नहीं होगा। रिया का आंसर -1.5। रिया बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 होती है। यहाँ माइनस में किसे आंसर आ सकता है तो ये बताओ। ठीक है, देखो क्या ऊपर से आंसर हैप्पी का 1.5, सुमानी जी का 2, आंसर 1.5 1.5 1.5। ठीक है, ऋतु जी का आंसर 2। ऋतु जी आपने गड़बड़ कर दी। ऋतु जी मैं कुछ करने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंसर यहाँ पे गलत आ रहे हैं, तो मैं एज अ सरप्राइज गिफ्ट, आप लोगों को पता ही है मैं बीच में सरप्राइज गिफ्ट या इनाम भी रखता हूँ ना। और यहाँ पे सबसे जल्दी बहुत जल्दी आंसर करने वालों में एक का नाम शुमार है, जिनका नाम है
क्या 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 मस्त शब्द बन रहा है यहाँ पे। बहुत जल्दी आंसर करने वालों में एक इंसान का नाम शुमार है जिसका नाम है शुमाइला। तो शुमाइला आप जीतती हैं 11 रुपए का इनाम। ठीक है, अपन आपसे बाद में निपटेंगे और आपसे बाद में बात करके आपको 11 रुपए पहुंचा दी जाएंगे। ठीक है, आंसर इसका 2। ऋतु जी का आंसर आपका भी ठीक है, बाकी किसी का आंसर ठीक नहीं, सिर्फ ऋतु जी का और शुमाइला जी का आंसर। पर ऋतु जी ने बहुत लेट आंसर दिया, शुमाइला जी ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था। क्या भाई, क्या कैसे 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 पाप कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तुमने याद कर रखा है ग्लास का, गधे हो गया तुम एक नंबर के। तुमने याद करके रखा है ग्लास का, इसलिए तो आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पे। अगर कल को क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने तो अबे 1.5 तब होता है जब कुछ ना दिया गया हो तुम्हें, या फिर तुमसे ऐसे पूछ लिया हो क्लास का कितना आसपास हो तो 1.5 बोल देते हो। यहाँ पे जब डेटा दे रखा है तुम अपने मन से कैसे बोल सकते हो। जब यहाँ पे डेटा दे रखा है तुमने अपने मन से कैसे आंसर दे, रटे रटे आंसर बोलते रहोगे क्या, कब तक रटते रहोगे, फिजिक्स रट रहोगे क्या, क्या पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कि रट के आंसर करके आ जाओगे और गलत हो गया तो क्या एक्सेप्शन बोल दोगे। ऐसा चीज चल रहा है यहाँ पे बेटा, ऐसे नहीं है, फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स हमेशा रट के नहीं चलती काम। रटो फॉर्मूले, रटो रटो कंसेप्ट, रटो गंदी चीज मत रटो, डेटा रट रहे हो बैठे बैठे। ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई कहीं से भी कहीं जा रही हो लाइट, लाइट कहीं से भी कहीं जा रही हो, मुझे क्या मतलब। क्या मैं सिंपल सा एक चीज बोल सकता हूं, सर आपका म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या मेरे सामने हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन ग्लास। उल्टा रिलेशन होता है, मैंने क्या बताया था याद रखना। म्यू में, यहाँ पे ध्यान दो यार, कोई बड़ी चीज सुना, म्यू में और वेलोसिटी में उल्टा रिलेशन होता है कि 1/2 इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे एयर ऊपर है तो यहाँ ग्लास ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय v ऑफ लाइट इन एयर, राइट। अब एयर का म्यू तो पता होता है 1 होता है, ठीक है, ग्लास का नहीं देखा। अबे जब तुम याद ही करके बैठे तो क्वेश्चन कहां से होगा फिर तो क्वेश्चन, फिर तो डेटा ही क्यों दिया उसने, डेटा देने का मतलब है ना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी लाइट मुझे पता था आप लोगों को याद है, इसलिए जानबूझ के डेटा कुछ गड़बड़ कर दिया है। जो वी लाइट होता है इन ग्लास, ग्लास में कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ रट के बैठे हो बेशक, ऐसे मत करो भाई, फिजिक्स है यार, प्लीज इज्जत करो थोड़ी सी इसकी। वी लाइट और वी लाइट और एयर क्या होता है, क्या एयर में तो क्या मेरे ख्याल से सबको पता होता है ये क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हो गया काटा बेटी मचाओगे आंसर पाओगे। अगर इसको काट दिया, इसको काट दिया, 1.5 को काटोगे डबल होता है ना, 1.5 का 2 टाइम्स होता है 3। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको म्यू क्या निकल के आ रहा है बच्चों, म्यू निकल के आ रहा है, म्यू ऑफ ग्लास इज, रटो मत, बिना सोचे समझे रटो मत चीजों को, ये होगा आपका आंसर। मैं समझता हूँ ऋतु जी कि आप सबसे कंफ्यूज हो गए, बट यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गेम का। क्या कि भाई पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई पूरी दुनिया, कभी कभी ऐसा होता है पूरी दुनिया गलत हो सकती है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है और आप अकेले सही हो सकते हो। अगर आप कंसेप्चुअली सही हो तो पूरी दुनिया गलत हो, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको अपना आंसर पे डटे रहना है, किसी और के आंसर मत देखो। तुम अपने पैसे दे रही हो पढ़ने के, अपने तैयारी कर रही हो, अपनी मेहनत कर रही हो, सब कुछ अपना अपना है, तो आंसर भी अपना होना चाहिए ना यार। गलत होगा क्या फर्क पड़ जाएगा, गलत ही तो होगा। मैं तो ना गलत भाई तुमने आंसर गलत दिया तो निकालो 11 रुपए, ऐसे ना कर रहा हूँ, ऐसे करता तो सोचो मैं कितना अमीर हो जाता अभी। ठीक है, तो बात ये है कि आप अपने आंसर के साथ स्टैंड करो एंड बाकी हम देख लेंगे, जो भी होने वाला है वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया हो, आई बात समझ में। अब एक मतलब एक क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन नीट में आया, आईआईटी में आ जाए, कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं और जो ध्यान देके, फिजिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है। एक सेकंड, मान लीजिए आपको ऐसे ये सेपरेटिंग लाइन दे रखी है और इस तरह से आपको यहाँ पे नॉर्मल दे रखा है, यहाँ पे आपका नॉर्मल दे रखा है इस तरीके से। चलो नॉर्मल भी नहीं दे रखा मैंने, मान के एक लाइट है, एक लाइट है जो आपकी जा रही है इस तरीके से, ध्यान देना इस बार सवाल गलत मत करना। मैंने कहा था सरप्राइज हो सकते हैं, मैंने कल भी कहा था आपको कि सरप्राइज पे आपको ऐसे नाम मिल सकते हैं। वो तब होगा जब सब बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं और एक बच्चा आंसर सही दे दे, वो बहुत जल्दी, उस केस में आपको सरप्राइज बांट देता हूँ। देखो वो भैया पढ़ाई करोगे ना और ढंग से चीजें करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मान लो ये आपको दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए ये आपको दे रखा है एंगल sin 53 दे रखा है, बोलता है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सवाल है आपसे फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ बच्चे अभी चालू हो गए होंगे,
जिन जो बच्चे चालू हो गए रुक जाओ, अभी नहीं निकाल सकते इसका आंसर जब तक तुम्हें पता नहीं है डेटा। और ऊपर तुम्हें मैंने एयर दे रखी है और नीचे मैंने तुम्हें वाटर दे रखा है, ठीक है। अगर वाटर का मैं आपको एन नहीं देता हूँ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देता हूँ, तब आप मान सकते हो कि 1.33 4/3 या ग्लास दे रखा है और आप 1.5 मान सकते हो, तब जब आपको दिया ना हो। जब जब दिया है ना आपको, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी इच्छा अनुसार नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर ऊपर दे रखी है, म्यू नीचे दे रखा है। और मैंने आपको पहली क्लास में, जो बच्चे पहले नहीं आए थे उनको वापस बताता हूँ, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू आपको याद करनी है। सी वर्मा, डीसी पांडे, कभी कभी है वैसे, आईआईटी नहीं, आईआईटी नीट नहीं, क्योंकि वो ये वैल्यू देगी हमेशा, लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखनी है। साइन 37 इज इक्वल टू कॉस 53 की वैल्यू होती है आपकी 3/5, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। सिमिलरली साइन 53 वैल्यू की वैल्यू होती है आपकी कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है तो हर बार नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एयर देखा, नीचे वाटर देखा, आपको 53 है। सवाल है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करो, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, चलो चलो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, जब सबके आंसर गलत होंगे और एक बच्चे का आंसर सही होगा, वही बहुत जल्दी आने वाला आंसर, उस टाइम पे आपका इनाम वैलिड है। जितने ज्यादा गलत आंसर उतना ज्यादा इनाम की राशि। पर पढ़ो यार, आंसर करो। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होती कि पैसे मिलने नहीं मिलने, पैसे की बुक मत रखो, पैसे तो भी बहुत मिलेंगे तुम्हारे जगह। 37 आंसर आ रहा है ऋतु के, बहुत शाबाश ऋतु, बहुत जल्दी आंसर आया, पर शायद कुछ और आंसर भी हो सकता है। लेट्स चेक क्या है आंसर। बाकी लोग आंसर करो, बाकी लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। यही मजा है पढ़ने का, जब आप, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों के आंसर आना शुरू हो। गलत सही आई डोंट केयर, कितने बार बोल चुका हूँ, तुम्हारा आंसर सही आए गलत आए आई डोंट केयर। द वन थिंग आई केयर अबाउट इज तुम्हारे आंसर आने चाहिए, ठीक है। सही आ रहा है, वेरी गुड। कैसे पता चलेगा सही आ रहा है, मैं करवाऊंगा ना बाद में। गलत आ रहा है, वेरी वेरी गुड, मैं जो गलत आता है उसको और ज्यादा शाबाशी देता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा जब गलत नहीं करोगे ना आज, तो कल तो सही नहीं करके आओगे गलती से भी, ठीक है। आज गलत करोगे तो गलती समझ में आ जाएगी, तो कल तो पक्का सही करके आओगे। कहते हैं ना नेगेटिव ज्यादा बिकता है, तो वही वाली बात है, नेगेटिव करो आज, कल पॉजिटिव ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। अरे एक ही आंसर आया ऋतु जी का बस, और किसी का आंसर नहीं आया, तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा क्या कुछ? कहाँ गए सारे सारे धनुधर, कहाँ गए रे मेरे धनुधर, मेरे बाड़कों। हैप्पी जी का आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 16/5 थोड़ा सा खतरनाक कुछ ना आंसर आ रहा है भाई आपका, मे भी हो सकता है, क्या पता, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है। मीनू जी का आंसर है 0.75, बेटा 0.75 आंसर आपका आ रहा है। 0.7 का मतलब होता है आपका 3/4 होता है शायद, देखते हैं। मतलब साइन साइन थीटा इक्वल 3/4। मनदीप जी का आंसर है 37 डिग्री, विल सी। सुमाइला जी का आंसर है साइन थीटा इक्वल टू 16/5। एंगल नहीं है, साइन इनवर्स बोला जाता है जब भी ऐसे बोला जाता है, तो विल चेक इट आउट, कोई भी आंसर हो सकता है। और कोई बच्चा आंसर करना चाहता है, जल्दी से करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी, शाबाश, कर दो, निपटा दो। और किसी का आंसर नहीं आने वाला, चलो देखते हैं। 3-4 बच्चों के आंसर आए, बाकी बच्चों से हो ना पा रहा। तृप्ति जी कहाँ, तृप्ति आंसर क्यों नहीं कर रही हमारी? तृप्ति जी ज्वाइन हो हमारे साथ में कि नहीं हो? बच्चे तो आए हैं, फिर तृप्ति जी कहाँ गई? बेटा अब इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, आप मत मिस कर देना। हर क्लास में एक नई चीज आएगी, आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखते ही हो, हर क्लास में एक नया टॉपिक होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे होने वाला है, हर टॉपिक नया टॉपिक होगा। आज हम प्लेन रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे, आज हम प्लेन रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे। अभी नेक्स्ट आने वाला है, मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है, खत्म कर देंगे। मेन्यू जी का आंसर वापस से आ रहा है 11/50। लेट्स सी, चलो करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, समझना। मैं एक काम करता हूँ, वापस से आपका फिगर बनाता हूँ। और किसी का आंसर है अर्शी जी का आंसर 16/50। बेटा 16/50 आंसर मत करो, साइन इनवर्स है। चलो मैं मान लेता हूँ आपको साइन इनवर्स में आ रहा होगा, साइन इनवर्स के बिना मत बोला करो, ठीक है, मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी लाइट आ रही है, लाइट भी बना देता हूँ। सुनो, मैंने अलग डायग्राम बनाया थोड़ा सा, पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो इस तरह से लाइट आ रही है, अगर लाइट आ रही है तो नीचे से लाइट आ रही है ना, याद करो 1 और 2 का कॉन्सेप्ट, याद है वही वाली बात कर रहा हूँ मैं आपको, 1 और 2 का कॉन्सेप्ट।
क्या लाइट यहाँ से आती जा आ रही है, मैं इस वाले मीडियम को क्या मान लूंगा 1, अगर ये मीडियम 1 है तो लाइट जाएगी यहाँ पे ऑब्वियसली। एक बार पूरा डायग्राम बनाता हूँ। अब देखो साफ सीधी बात है कि यहाँ का μ1 वाटर है चाहे जो भी है, इसका 4/3 जो कि ऑब्वियसली आपको 1 से बड़ा है, जबकि ऊपर एयर है तो यहाँ पे μ2 हो जाएगा, ये एयर है तो ये 1 होगा। साफ सीधी बात है कि यहाँ पे आपका दिख रहा है आपको साफ साफ कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी ये क्या हो जाएगा रेयर और ये क्या हो जाएगा टेंसर। वैसे बिना डायग्राम के भी काम चल जाएगा, पर डायग्राम बनाओ सीखो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो वो क्या वो नॉर्मल से, तो नॉर्मल से वो दूर हो जाती है। क्या वो नॉर्मल से दूर हो जाती है? हाँ सर। तो ये हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा आपका आई। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। मैं बता रहा हूँ दो चार बच्चों का आंसर यही गलत हो गया होगा, दो चार बच्चों का आंसर यही गलत होगा, बिकॉज कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि आई कहां से लेते हैं। आई बच्चों आप इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। कुछ बच्चों ने इंसिडेंट एंगल को 53 ले लिया होगा, जो कि गलत है। दिस 53 इज नॉट इंसिडेंट एंगल, बिकॉज इंसिडेंट एंगल इज द, मैं चिल्ला चिल्ला के कल से बता रहा था कि सवाल आएंगे, गलती करोगे, गलती कर रहे हो। तो इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो ये हो गया। अच्छा अगर ये 53 दे रखा है आपको, ये 53 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? साफ सी बात है, ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कैसे? 90 - 53 करोगे 37 आ जाएगा। इतना छोटी मोटी कैलकुलेशन तुम मुझसे एक्सपर्ट मत करो प्लीज, इतनी मत करो कि मैं समझो कि तुम्हें कुछ भी नहीं आते। 90 - 53 क्या होता है? 37, ये 37 हो गया। अब सारी बात आती है आर निकालने पे। ठीक है, क्या होगा जब आई आर में रिलेशन कहां से आता है सर? वो आता है आपका स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यही बोलता है। μ1 कितना है सर? μ1 है आपका, कहां गया μ1 है नीचे वाला। देखो ये वाली बात आ रही है ना, किसको 1 लेना किसको 2 लेना, अगर वो गलती करते तो आंसर नहीं आता। μ1 क्या है आपका? देखा मनदीप सिंह बता लगा ना मुझे गलती क्या करो, कोई बात नहीं, गलती करना इज ऑल राइट अंटिल अनलेस यू आर लर्निंग इट एंड नॉट रिपीटिंग इट। साइन यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 37 हो जाएगा इज इक्वल टू μ2। μ2 कितना है? ऊपर वाला 1। देखो 1 और 2 का कांसेप्ट अब समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चों को लग रहा है 1 और 2 किसको लेते हैं, अब समझ आ रहा होगा। आप कहां से रही है? नीचे से आ रही, तो नीचे वाले को 1 लेना है। अगर वो गलती कर दोगे तो और बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि सवाल का कंसेप्ट जो है समझो अच्छे से। सवाल मैं मजे के लिए नहीं करवा रहा हूँ अपने लिए, मुझे तो आता है, आपके लिए कर रहा है। 4/3 साइन 37 वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए बोली है, वरना आप लिख तो सकते हो 3/5 होती है, और साइन आर हो गया यहाँ पे। ये यहाँ से काटा पिट्टी मचाएंगे, 3 से 3 को उड़ाएंगे, तो यहाँ से क्या आ गया? साइन आर इज इक्वल टू 4/5 आ गया, राइट। अब कौन से एंगल पे वो आर की वैल्यू क्या होती है जब आपकी साइन की वैल्यू 4/5 होती है? यहाँ पे ऊपर देखो, साइन 53 पे 4/5 होती है, यानी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 53 डिग्री होनी चाहिए। अबे आया नहीं आया समझ, मुझे बताओ। अब सोल्यूशन देखने के बाद आंसर समझ आया नहीं आया, ये आंसर है बच्चों। रुचि मिश्रा 90 - 33 कर दिया, ये कैसा पाप था भाई? ये किस लेवल का पाप है? ठीक है, ऋतु जी आ गया, अर्शी आ गया। देखो गलत हुआ है कोई बात नहीं, पर आपसे क्या गलती हुई समझ, सबने अलग अलग गलती करी और मुझे पता है क्या क्या गलती करी है लोगों ने। आपने या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत ले लिया है, या फिर आपने वो माइनस प्लस में गलती कर दी है, या आपने फिर कहां से कौन सा एंगल लिया गलती कर दी है, साइन की वैल्यू गलत लिख दी है। ठीक है, गलत करना इज ऑलराइट विद मी, बट डोंट रिपीट इट अगेन, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इससे इजी क्वेश्चन सही बताऊं रिफ्लेक्शन में नहीं हो सकता, सच्ची बताऊं, दिल से बता रहा हूं, इससे इजी क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में नहीं हो सकता। पर बच्चे आप लोग इसमें भी गलती कर रहे हो, तो मतलब क्या है? प्रैक्टिस की कमी है। वो प्रैक्टिस आप किसको करनी है? आपको करनी है। सवाल मैं देता रहूंगा जितने मन है, पर बात यह कि अल्टीमेटली आप कोई सवाल सही करना है। चलो एक काम करते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूं तब तक सबके सवाल सही ना हो तब तक करते रहे क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस के लिए अपन और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपका, सुनना, देखते हैं इसको सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। इसका आंसर बहुत गंदा सा आएगा, तो मुझे मत बोलना कि सर इतना गंदा आंसर कैसे आ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए if speed of light is p/3, where p is, सवाल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
X from A to B making 45 and 60 degrees respectively with the normal। इंग्लिश है पर इंग्लिश एग्जाम में आई थी तो आपको बताना है। एक बेटर काम करता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तो आप बता पाओगे आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपको एक काम करता हूँ ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। वैसे ऑप्शन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए पर फिर भी ऑप्शन देता हूँ ताकि आपको आंसर करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2c/3√3। बी ऑप्शन दे रखा है 2c/3। सी ऑप्शन आपको दे रखा है √2c/3√3। एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको √2/3c। ये चार ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। नीट में आया वो कुछ नहीं पर बहुत सिंपल है, वही कर पाएगा। मेरी आवाज में गड़बड़ हो रही है क्या? हिमांशु की आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ। आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी पहले? अब ठीक है, ठीक है हिमांशु, थैंक यू। बताइए बाकी लोग आंसर करिए। अगर सीधे स्नेल्स लॉ नहीं लगता है तो क्या लगाएंगे अपन? मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ। क्या बताया था मैंने आपको? ठीक है, बताया था ना, वो वेलोसिटी और वाला कंसेप्ट बताया था आपको, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन बताया था ना, वो वाली चीज। बताओ बताओ किसका आंसर आएगा, देखते हैं। डायग्राम बनाओ पहले, जो डायग्राम बना लेगा। वैसे बिना डायग्राम की हो जाएगा क्वेश्चन, डायग्राम की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, पर फिर भी क्वेश्चन कोशिश तो करो। उसने जानबूझ के बताया ए से बी जा रहे हैं, क्योंकि किसको 1 लेना है किसको 2 लेना है वो बताएगा आपको उस बारे में। बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से, बताओ तो बताओ किसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्लेन रिफ्लेक्शन में हम सारी चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। मीट करेंगे या तो एक्चुअली करेंगे या वर्चुअली करेंगे। एक्चुअली करेंगे तो उसको हम रियल इमेज बोल देंगे या रियल बोल देंगे, और वर्चुअली करेंगे तो उसको हम वर्चुअल बोल देते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल रियल। ठीक है, अब सुनो इस सवाल में क्या बोल रहा हूँ आपका। प्लेन रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक ग्लास दिया, उसकी डेप्थ को देखा, वो देखो कि हाँ ठीक ठाक डेप्थ दिख रही है, लेकिन जैसे उसमें पानी भर दोगे तो डेप्थ आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। डेप्थ आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि पानी डालने से कुछ तो गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई मैं वो बात यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब क्या है, आपको पानी हो जाए, पानी और एयर को कंपैरिजन किया जाए तो पानी होता है आपका डेंसर, एयर होती है रेयर। जब पानी से आपकी रेज निकलेंगी और जब वो एयर की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएंगी। नॉर्मल से दूर क्यों जाएंगी? क्योंकि एयर रेयर है। जब भी डेंसर से रेयर जाता हो तो नॉर्मल से दूर आपकी रे जाती है। सिमिलरली ये वाली रे भी आपकी दूर जा रही होगी। ठीक है, ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बात यह है कि अगर मुझे इमेज देखनी है तो इमेज देखने के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अब बात यह है कि सर ये जो ऊपर रेज है ये ऊपर यहाँ चले जाएगी और ये वाली रे यहाँ चले जाएगी, ये तो कभी ऊपर तो मिलने नहीं वाले, कभी भी ग्लास के ऊपर तो मिलने वाले नहीं है। तो कहाँ क्या क्या कहीं इमेज बनेगी नहीं, ये आंसर हो जाएगा गलत। नहीं सर इमेज तो बनेगी लेकिन ऊपर नहीं बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। जब भी इमेज नहीं बनती तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और एक्सटेंड करके क्या मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा। हाँ सर, क्या इसको भी नीचे की तरफ लेके आऊंगा? हाँ सर। तो जब नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो क्या ये यहाँ पर इमेज बनेगी? यहाँ इमेज बनेगी। हाँ सर यहाँ इमेज बन जाएगी। यानी इमेज को देखो, अब क्या सर इमेज बन गई, और आपकी आंखें इमेज देखती हैं, आपकी आंखें ऑब्जेक्ट नहीं देखती कभी भी, आपकी आंखें इमेज दिखती हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, यहाँ बन रही है। और हम हर चीज की जो ऊंचाई नीचाई होती है वो हमेशा सरफेस से नापते हैं। तो
इसको मैंने बोल दिया बच्चों, इसको मैंने बोल दिया आपका डी डैश, ठीक है। जहां पे डी क्या हो जाएगा, डी इज द ऑब्जेक्ट डेप्थ, ऑब्जेक्ट डेप्थ। डी डैश क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलूंगा इमेज डेप्थ। इंपॉर्टेंट क्या है आपकी बात कि दोनों के दोनों कहां से नापे जाते हैं, बोथ आर मेजर्ड, both are measured on the same side of surface। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। both are measured on the same side of the, कुछ सरफेस है उसके एक साइड ही नापना है, ऐसे नहीं एक नीचे ले लिया एक ऊपर ले लिया, ऐसा नहीं लेना है। क्या एक को कहीं और से नाप रहे हैं, हर दोनों को सरफेस ही नापना है और एक साइड ही नापना है। इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई, ठीक है। तो वाटर हो गया, एयर हो गया, ये वाली बात अपने को समझा। अब समझो हमारी आंखें क्या देखती है, हमारी आंखें इमेज देखती है। हमारी आंखें अगर इमेज देखती है, अब तुम खुद देखो क्या इमेज ऊपर बन रही है ना, इसीलिए आपको जो ग्लास का तल वो ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि आपकी आंखें इमेज देखती हैं। इसलिए सिक्का रख दो या तल देख लो ग्लास का, वो आपको ऊपर दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि रिफ्लेक्शन होने के बाद में, रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो उसकी इमेज है ना, वो उतना नीचे नहीं बन रही है, वो थोड़ी सी ऊपर बन रही है। वो आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, और वो ऊपर बन रही है इसलिए जब आप उसको देखते हो तो आपको इमेज दिखती है, आपको होता है ये तो ऊपर आ गया ग्लास का तल, जबकि ग्लास का तल ऊपर आया नहीं है। इट इज द फिनोमेना ऑफ, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक एग्जांपल दूंगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन नीट में और शायद आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, उसमें और उसको हम डीप में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप की वाली चीज समझ आएगी। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना। सवाल क्या पूछता है, सवाल ये पूछता है आपसे कि भाई ये डी डैश और डी के बीच में रिलेशन क्या है। तो मान लो ये तो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं, मैंने क्या, लाइट कहां से आ रही है, सबसे बड़ा कंसेप्ट, लाइट नीचे से आ रही है, तो जहां से लाइट आती है उसको μ1 बोलते हैं, और जहां लाइट जाती है, चाहे वो एयर और वाटर कुछ भी हो, जहां लाइट आ रही, लाइट आकाश से नीचे से आ रही है ना, तो लाइट आती है उसको हम 1 लेते हैं, लाइट जहां जाती है उसको हम 2 बोलते हैं। ये वाली बात समझ आ गई। तो फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा डी डैश अपॉन डी is equal to μ2 by μ1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये आपके क्वेश्चन बना देगा, और इसके बाद में हम वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, उसमें और इजीनेस आपको दे देगा। क्या हो जाएगा, d डैश अपॉन d इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। बस ये फॉर्मूला याद रख लो। और μ2 और μ1 वाला कांसेप्ट तो आपको मैं पहले बहुत पहले समझा चुका हूँ। μ2 और μ1 का कांसेप्ट आपको बताया था पहले, क्या बताया था μ2 और μ1 का, कि भाई सर आपका μ1 और μ2 होता क्या है, 1 किसको लेना है, 2 किसको लेना है। बस चाहे कल को देखो, कल को दुनिया चेंज होगी, सवाल करते टाइम पता लगेगा किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 1 लेना है जहां से लाइट आती है, ठीक है, उसको 1 लेना है। और 2 कहाँ है, जहां लाइट जाती है। आती जाती वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रखना, आगे बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं, अभी तो ये मानो शुरुआत भी नहीं हो 1 और 2, ठीक है। डी डैश अपॉन डी, अच्छा डी डैश क्या हो जाएगा, तो मैंने बता दिया आपको कि इमेज की डेप्थ हो जाएगी कहां से, सरफेस से। ये ऑब्जेक्ट डी क्या है, वो ऑब्जेक्ट की डेप्थ हो जाएगी आपकी सरफेस से। ये वाली बात, ये फॉर्मूला याद रखो बस, और याद भी देखो ऐसे लिखा है ना, एक्चुअली ध्यान दो। तो ऊपर लिखा है इमेज, नीचे लिखा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है 2 अपॉन 1। तो बाद इमेज बाद में बनती है तो 2 बाद में आता है, ऑब्जेक्ट पहले बनता है तो 1 आता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बस ये इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो ये μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। ये आप इसको डी डैश बोल देना और इसको डी बोल देना, इस तरह से याद कर दो। याद करने का तरीका कुछ भी हो, पर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस पे क्या करते हैं अपन, एक सवाल कर लेते हैं, इस पे एक सवाल करते हैं जो शायद नीट आईआईटी में आया हुआ है, मुझे याद नहीं, इसमें नीट आईआईटी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आया था, और उसको हम आज का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, कल एक उसको आज का हम आखिरी क्वेश्चन रखेंगे। सुनो, बाद अपन छुट्टी करेंगे, और छुट्टी करने के बाद फिर अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल इसमें एक चीज और रह गई है, वेलोसिटी रह गई है, वेलोसिटी को हम कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन है आपका इस तरह से, क्वेश्चन आपको काफी किताबों में मिलेगा, और जब भी कोई टीचर आपको एक टॉपिक पढ़ाएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर 100% ही 100% करवाएगा, ठीक है। पहले मैं आसान क्वेश्चन लेता हूँ, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मिनिमम, ठीक है। पहले आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनो, क्वेश्चन आपके पास में लिखा है, क्वेश्चन इज देयर कि भाई आपका एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 centimeter inside water is viewed from air
तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया ना, ये एनसीईआरटी में भी, तो कोई अगर यहाँ 12th का बच्चा है जो कि है भी, ठीक है, तो उस पर ध्यान और ज़्यादा दें, क्योंकि एनसीईआरटी में है ये फॉर्मूला, तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर सवाल भी दिया गया है। एंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एपरेंट डेप्थ क्या होता है मैं इस क्वेश्चन में समझा दूंगा एक बार। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, वो आप लोग करना, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे अपन, थोड़ा सा आप और सहलो, सेकंड रहे चुपचाप पढ़ो, ठीक है। अब सुनो, मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट इज लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर, तो एक काम करते हैं, उस कंसेप्ट पे वापस लौट के आते हैं, उस कंसेप्ट पे वापस लौट के आते हैं। सुनो, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज डेप्थ को कुछ अलग अलग नामों से भी पुकारता है, कभी कभी इन ऑब्जेक्ट को, इस इमेज, इसको अलग अलग नामों से पुकारता है, क्या नाम है सुनना। इसको कभी कभी ऑब्जेक्ट डेप्थ को तो ये बोलता है, इसको बोलता है आपकी एक्चुअल डेप्थ बोलता है, क्योंकि ये तो है वो था ना ग्लास का एक्चुअल कितनी गहराई पे था, और इसको बोलता है कभी कभी वो, इसको बोलता है आपकी एपरेंट डेप्थ, मतलब ग्लास के तल का या उस कॉइन का। एपरेंट का मतलब होता है झूठा, एपरेंट का मतलब होता है कि झूठा महसूस होता हुआ, एपरेंट का मतलब होता है महसूस होता हुआ, इसको हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, इसको हम एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि इनके बीच का गैप क्या है, कि भाई जितना ऊपर कितना ऊपर आ गया, तो इसको कभी कभी वो शिफ्ट बोलता है, एपरेंट शिफ्ट नाम से बोलता है इसको, कभी कभी इसको बोलता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे, सब कुछ नहीं, डी माइनस डी डैश कर देना, क्या निकल क्या आ जाएगा, इसमें समझाने वाली बात तो है नहीं, क्या करना है, डी माइनस, जितना डी माइनस डी इसको करो तो ये वाली डैश निकल के आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, तो समझना। तो क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नॉर्मली, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। तो डायग्राम बना लो सबसे अच्छा, ऐसे बनाया करो डायग्राम, सिंपल से एक सरफेस बना दी, यहाँ पे कोई चीज रख ली, इसको ओ बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि आपका वाटर में पड़ा है, नीचे वाटर है यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर बोल रखा है एयर बोल रखी है, और इसकी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बोल रखा है, तो 100 सेंटीमीटर इसको क्या ले लोगे, सिंपल डी ले लोगे। बोल रखा है कि भाई फाइंड द एपरेंट डेप्थ। देखो अगर आप डायग्राम बना पाओ तो बहुत अच्छा, डायग्राम नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला क्या है सर, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, बस 1 और 2 का कॉन्सेप्ट है। बॉडी रखी किसमें, ऑब्जेक्ट रखा किसमें, वाटर में, वाटर से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट निकलेगी ना, तो इसका मतलब ये 1 ले लेना, इसको 2 लेना, बस इतना सारा ख्याल है, ठीक है। अच्छा वाटर का आपको वो नहीं देखा क्या, तो वाटर का मैं मान लू, जैसे इस केस में वाटर का नहीं देखा मैंने, तो इस केस में मैं मान सकता हूँ, वरना मैं मान लो दे देता हूँ 4/3 है, तो यहाँ से आप म्यू 2 क्या ले लोगे, म्यू सॉरी ये बी हो जाएगा म्यू 1 4/3, जस्ट देखो 1 और 2 का कॉन्सेप्ट है, बस जो बच्चा 1 और 2 में गड़बड़ कर गया वो आंसर गलत कर गया 100%। अब डी डैश आपको निकालना है, डी क्या है आपका, डी कहाँ गया, डी तो कितना देखा 100 देखा ना, 100 म्यू 2 क्या हो गया, तो म्यू 2 हो गया आपका 1, ये क्या हो गया 4/3, तो यहाँ से डी डैश क्या आ जाएगा आपका, इसको उल्टा करूंगा तो 3/4 इंटू 100, 3/4 इंटू 100 जो कि आपका निकल गया 4 से 100 को काटते 25 यानी 75 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर 75 सेंटीमीटर इज आंसर। अच्छा डायग्राम में अगर बनाने का किसी को मजा आ रहा है तो चाहते नहीं सब डायग्राम में बना के समझाओ, तो देखो डी डैश 75 कहां से होता है, हमेशा सरफेस होता है, फ्रॉम सरफेस, ये वाली बात आई थी। दूसरी बात, और कहां पे होता है आपका, सेम साइड, ये सारी चीज अगर याद है तो आप डायग्राम भी बना पाओगे। सेम साइड मतलब आपका डेप्थ नीचे लिया तो यही नीचे बनना चाहिए, और सरफेस से लेना है तो ये आपका यहाँ से 75 सेंटीमीटर पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वाली चीज समझाएगी, और एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था मानता हूँ, पर फिर भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, ठीक है। अब सुनो, वो एपरेंट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, वैसे ये क्वेश्चन पूछता बहुत कम है, एपरेंट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि शिफ्ट क्या होगा। तो सिंपल सा शिफ्ट के बारे में बोलना ही क्या है, एपरेंट शिफ्ट, शिफ्ट क्या हो जाता है, मैंने बोला ना शिफ्ट का क्या निकालोगे फॉर्मूला, डी माइनस डी डैश, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डी माइनस डी डैश हो जाता है, वो तो कोई कहने वाली बात थी, कितना शिफ्ट कर गई, तो ये मैंने निकाल लिया डी माइनस, एक सेकेंड, डी डैश। अच्छा एक काम करते हैं, अपन दोनों अपन क्या करते हैं, इस वजह डी कॉमन ले लेते हैं, अगर मैंने डी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे क्या होता है डी डैश अपॉन डी बचा, बहुत सिंपल चीज है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी 1 माइनस डी डैश, डी डैश और डी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने याद करने की बोला, क्या हो गया आपका म्यू 2 बाय म्यू 1 इज दैट, म्यू 2 बाय म्यू 1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल चीज, बहुत प्यारी चीज, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, और ये वाली बात समझा दो। अब याद करो लास्ट क्लास जो बच्चों ने अटेंड करी थी, मैंने उनको एक चीज बताई थी कि कभी कभी एनसीईआरटी यहाँ गड़बड़ खेलती है आपके साथ में, और एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी एक शब्द इस्तेमाल करती है, और उस शब्द का नाम है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मुझे वैसे बहुत पहले बता देना चाहिए था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था, ये मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था, क्योंकि मेरे लिए इसका कोई यूज नहीं है, आईआईटी नीट में इसको नहीं पूछता अलग से, आईआईटी नीट में इस चीज को अलग से नहीं पूछता है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, फालतू कंफ्यूज होते हैं। आपने नया नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था,
उसमें रिलेटिव इंडेक्स और घुसेड़ देता मैं वहां पे, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या, ये म्यू रिलेटिव, कुछ किताबें इसको एन रिलेटिव बोलती है, उसको मतलब नहीं, म्यू और एन कभी कभी एन से रिप्रेजेंट करती है कोई किताब म्यू से रिप्रेजेंट करती है। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला बच्चों हमेशा होता है आपका म्यू वन अपॉन म्यू, बस ये याद, म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला होता है आपका म्यू वन अपॉन म्यू टू। और ये वन और टू क्या है, याद रखो, वन और टू वही है, कौन सा, आती जाती वाला कंसेप्ट, जहां से आती है उसको वन लेना है, जहां से जाती है उसको टू लेना है। अब कोई एनसीईआरटी वाला बच्चा बोलेगा सर हिंदी में थोड़ा लिखे आएंगे हम बोर्ड के एग्जाम में, जो सीबीएसई का बच्चा है, क्लास 12 का बच्चा, वो थोड़ा बोलेगा सर कि मैं एग्जाम में अगर लिखी थोड़ा लिखे आऊंगा कि आपका आती है जाती है, तो वहां क्या लिख के आऊंगा। हाँ, अभी तक इससे पहले जितनी भी आपने डेंसिटी पढ़ी है, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ, जितने भी अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े सब एब्सोल्यूट थे, सब एब्सोल्यूट थे। ये वाला है क्या, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, इट इज कंपेरेबल टू ईच अदर, इट इज कंपेरेबल टू ईच अदर। अब कोई बोला सर आती जाती को नहीं है, तो आती जाती मत लेना, वहां पे इंसिडेंट शब्द यूज कर लेना कि कहाँ पे आपका आती का मतलब कर लेना इंसिडेंट, सॉरी आती शब्द का इंसिडेंट, जहां पे रेज इंसिडेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं आपका वन, और जहां पे रेज रिफ्रैक्शन करती हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टेड होती हैं, उसको टू बोल देना, बस इतना है। जिसको भी इंग्लिश में लिख के आना है तो वो लिख सकता है कि म्यू वन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट इज इंसिडेंट, और म्यू टू क्या हो जाएगा, दैट मीडियम इन विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला अगर याद कर लें तो अभी जो हमने पढ़ा है आपका एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, तो उसका फॉर्मूला, क्योंकि ये वाली चीज जो मैं लिखने वाला हूँ ये बच्चों एनसीईआरटी ने कई बार इसको लिखा है, पागल हो गई इसको लिखते लिखते। और एक बार क्योंकि सीबीएसई भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आती है बहुत सारे, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ होता है, तो डी डैश अपॉन डी क्या था, तो डी डैश अपॉन डी था म्यू टू बाय म्यू वन था, राइट। इसलिए बता रहा हूँ वन और टू का इतना आसान मत ले लो, वन और टू को बच्चे बहुत हल्के में ले जाते हैं। वन और टू का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन वन है कौन टू है, ये ऐसे मत लिख देना कभी भी वन और टू। एनसीईआरटी ने बताया नहीं वन और टू की कितनी इंपॉर्टेंस है, पर वो चुपचाप उसको यूज कर रही है उसकी इंपॉर्टेंस को। यहाँ से मैं डी डैश को क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ आपका डी। अच्छा एक बात देखो, क्या मैं इसको अगर ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज को म्यू वन अपॉन म्यू टू लिख सकता हूँ, आई होप कि इतनी किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। बस क्या क्या म्यू टू को मैं नीचे लेके चला गया, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू। और अभी अभी मैंने बताया आपको म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या होता है, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कभी कभी ये फॉर्मूला एनसीईआरटी ने कई बार पागल बना बना के बच्चों को इतना बेवकूफ बनाया है, ये फॉर्मूला यूज करता है। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख लेते हैं, और वही गलती हो जाती है। तो कहाँ म्यू टू अपॉन म्यू वन लिखना है, कहाँ म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखना है, इतना कंफ्यूज है बच्चा। इसलिए कृपया करके रिलेटिव में फॉर्मूले मत याद करो, मैं कह रहा हूँ रिलेटिव में फॉर्मूले मत याद करो, फॉर्मूले याद करो 2/1 1/2 उस तरह से याद करो जैसे भी याद करने। बाद में ऑटोमेटिकली आपको अगर पता लग गया 1 और 2 का कांसेप्ट क्या होता है, 1/2 होता है, तो आप उसको रिलेटिव में चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत करो प्लीज, एनसीईआरटी ने उसका 1 और 2 का यूज कर दिया, बस बताया नहीं, और बच्चा उससे इतना कंफ्यूज था, इतनी गलतियां करके आता है, बच्चे को पता नहीं था क्या आप कर रहा है। उसी तरह से शिफ्ट का फॉर्मूला भी पूछा है, शिफ्ट का फॉर्मूला आईआईटी में आया था, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लिखता हूं मैं, उसका शिफ्ट था आपका डी माइनस डी डैश था। शिफ्ट का मतलब क्या था आपका, डी माइनस डी डैश था। तो यहां से मैंने क्या किया आपका, यहां से मैंने डी कॉमन ले लिया। अगर मैं डी कॉमन लेता हूँ 1 माइनस क्या हो गया आपका, डी डैश अपॉन डी हो गया, राइट, 1 माइनस डी डैश अपॉन डी हो गया। और डी डैश अपॉन डी को क्या मैं डी डैश अपॉन डी को क्या मैं डी डैश अपॉन डी को क्या मैं लिखता हूँ 1 माइनस म्यू टू बाय म्यू वन लिखता हूँ। और उसी तरह जैसे मैंने ऊपर खेला है, तो क्या मैं इसको लिखता हूँ आपका 1 माइनस 1 अपॉन म्यू वन बाय म्यू टू बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी 1 माइनस म्यू। तो ये सवाल पूछा था आपके आईआईटी ने, और इसी तरह से, और ये सवाल उसने सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे मेंशन किया था। तो एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि वाला सवाल भी आपको समझ में आया। चलो अच्छा एक काम करते हैं, आज के टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल अपन ने मुझे क्लास में आते ही याद दिलाओ प्लीज टाइम पे आना। सर आप किससे बोल रहे हो टाइम पे आने की मैं समझता हूँ मैं आज लेट हो गया, पर रोज मैं बस थोड़ा बहुत लेट होता हूँ, ज्यादा लेट इतना लेट नहीं होता। तो कल हमको फिर से वर्ड पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे एक फिर वर्ड क्वेश्चन होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेलोसिटी इन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आए बच्चों भर भर के, और इतनी इजी क्वेश्चन होते हैं, और इतनी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसके बाद में एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद में, ठीक है।
तो ये वेलोसिटी पे हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड एक बर्ड क्वेश्चन करेंगे सर, वो sin 45 डिग्री वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। चलो उस पर एक बार वापस आते हैं। तो फिशन बर्ड क्वेश्चन वेलोसिटी हम करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। एक बार रुचि जी ने एक सवाल पूछा आपका 45 डिग्री वाला, कौन सा समझा? ये वाला बोल रहे हो क्या रुचि? जल्दी आंसर करो, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या आप? ये वाला बोल रहे हो क्या? अरे बोलो रुचि जी। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इसको फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3। तो देखो जो मैंने मॉडिफाइड फॉर्मूला बताया था आपका स्नेल्स लॉ का, मैं जल्दी बताता हूँ। तो मैंने मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला बताया था वो ये था। मॉडिफाइड मैंने अपने तरफ से यूज किया शब्द होता है mu2 अपन v1 = v1 अपन v2 लैम्डा 1/3। क्यों? अगर ये बात समझनी है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें वापस जाकर आप देख सकते हो, वरना अलग से कल पूछ रहे हैं मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उसका डेरिवेशन मैंने प्रूफ यहाँ पे दे रखा है कि mu2 अपन v1 को मैं mu2 अपन mu लिख सकता हूँ, और फिर म्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उसका यूज करके मैंने ये बता दिया mu2 अपन v1 क्या होता है, v1 अपन v2 होता है। एक और तरीके से प्रूफ किया था मैंने, वो पहले आप वीडियो में देख सकते हो, पर आपको याद रखना है बस। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बात ये कि सवाल में क्या बोल रखा है, कि सवाल में आपको बोल रखा है कि आपका मीडियम ए और मीडियम बी, ए में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, बी की स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, मतलब आपको एक की स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, एक की स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, ठीक है। और आपको बोल रखा है कि एक के साथ में एंगल 45 बनाता है, एक के साथ एंगल 60, मतलब आपको ये वाला, यानी आपको एक ये चीज यूज करनी है और एक ये चीज यूज करनी है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, पर आपको सीधे सीधे ये लिख सकते हो कि v1 upon v2 इज इक्वल टू sin i upon sin r। अगर मैं उल्टा लिखूं तो v2 upon v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin r upon sin i। तो v2 upon v1 इज इक्वल टू sin r upon sin i। अब सवाल ये है कि 1 किसको लें, 2 किसको लें। तो लाइट जहां से आती है उसको 1, जहां जाती है उसको 2। वो रखा है लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से आ रही है बी में जा रही है, तो ए को लेना है मुझे 1 और बी को लेना है मुझे 2 इज इक्वल टू r। r की वैल्यू आपको दे रखी है 60, i की वैल्यू दे रखी है 45, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस वैल्यू रखनी है। और बी इसमें दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी c/3 दे रखी है। तो बी की जगह मैंने c/3 पुट कर दिया, और बी मुझे सॉल्व करना है। अब आपके पास सॉल्व करना है बस, कुछ ऐसा सवाल बचा नहीं है कि जो मुझे समझाने लायक कुछ हो, उसके बाद आपको सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन। वो आया हो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार सॉल्व करने में दिक्कत हो तो मुझे एक बार अलग से कांटेक्ट कर लेना या ग्रुप में डिस्कस कर लेना। हमारा वो भी ना डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप, उसमें डिस्कशन हम कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी लंबी क्लास हो गई, पर लंबी नहीं हुई, एक्चुअली हमने लेट ज्वाइन किया था इसलिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि सबको अच्छे समझ में आया होगा। सो see you in next class। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन। ठीक है, हैप्पी जी, जय महाकाल, मीनू जी थैंक यू गुड नाइट एवरीवन, वेदू जी थैंक यू। चलो टाटा 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 टाटा। आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी और यूट्यूब पे, बाकी उसको वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत हो तो अपन है ही।